देखिए बात आप लोग इस पर नहीं, लेकिन मैं एक इन प्रिंसिपल सवाल पूछ रहा हूं सुधांशु जी, उसके बाद अनुराग जी के पास जा रहा हूं। अच्छा ठीक है, सुधांशु जी इस काउंटर, सुधांशु जी कुछ कह रहे हैं, हाँ बोलिए सुधांशु जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐश्वर्य जी, मतलब रत्नाकर जी क्या एब्सेंट माइंडेड होके बोल रहे हैं? टॉपिक क्या है और क्या बोल रहे हैं बताइए। भग गए टॉपिक छोड़ के, वक्त पे औकात नहीं बोलने की। अब जो आपने बोला मैं आपकी बात पे आके जवाब देता हूं। अब मैं पिछड़े पे जवाब देता हूं और फैक्ट के साथ बोलता हूं, क्रमवार जवाब देता हूं। आपने बाबा साहब अंबेडकर की बात कही। 16 मई 1952 को लखनऊ से एडविना माउंटबेटन को जवाहरलाल नेहरू ने लेटर लिखा है, जो सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू वॉल्यूम 2 खंड 17 पेज नंबर 35 से 37 के बीच में प्रकाशित है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारी सफलता बॉम्बे सिटी और बॉम्बे प्रोविंस में बहुत शानदार रही है। याद करिएगा 16 जनवरी 1952, 3 जनवरी को बाबा साहब अंबेडकर चुनाव हारे थे और उसमें उन्होंने लिखा है अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड। अंबेडकर जी के हारने पर खुशी मनाई है और उन्होंने लिखा है कि सोशलिस्ट हैव जॉइंड रैंक्स विद अंबेडकर सो दे लॉस्ट देयर रिप्यूट। यानी सोशलिस्ट पार्टी ने अंबेडकर जी की पार्टी का सपोर्ट किया, उनकी प्रतिष्ठा गिर गई। और आगे कान खोल के सुनिए रत्नाकर जी, नेहरू ये लिखते हैं अंबेडकर है ज्वाइन हैंड विद हिंदू नेशनलिस्ट फोर्सेस। यानी हमारी तरफ बोल दिए हैं मेरे भैया, ये नेहरू बड़े थे आप बड़े। और 1961 नेहरू का मुख्यमंत्रियों को दिया गया बयान, आई एम अगेंस्ट रिजर्वेशन पर्टिकुलरली इन द सर्विसेज, क्योंकि इनकॉम्पिटेंसी बढ़ाती है। 6 सितंबर 1990 राजीव गांधी अपने राजनीतिक इतिहास का सबसे लंबा भाषण संसद में दिया मंडल के विरोध में और कहा कि यह बुद्धुओं को आगे बढ़ाने के लिए है। और उन्होंने कहा कि वीपी सिंह सरकार की नीति ब्रिटेन की फूट डालो राज करो की नीति की तरह है, रामजे मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड की तरह है। ओबीसी को इन्होंने न काका कालेरकर कमेटी की रिपोर्ट लागू की, न मंडल की रिपोर्ट लागू की, और उसके बाद ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। मोदी जी ने मेरे भाई जहां भाग के जाओगे वहां पे ये पाओगे। और मैं इनको बता देना चाहता हूं, इनको ये चाहिए वो चाहिए। 1990 से पहले का एक ओबीसी अध्यक्ष बताओ भाई कांग्रेस का यूपी का, बताओ। ओबीसी सीएम बताओ जितने रहे, एक ओबीसी सीएम यूपी का बताओ, बताओ भाई। ये लोग तो बताएंगे। अनुराग भदौरिया को लाइए। रत्नाकर जी आ रहा हूं रत्नाकर जी आ रहा हूं रत्नाकर जी आ रहा हूं। नहीं ऐसे मत मुंडी लाइए। अनुराग जी आप हैं क्या कुंभ के खिलाफ? तो बोलिए ना जी, आप कुंभ के खिलाफ हैं क्या? आप ये इलीगल लैंड ग्रैबिंग के साथ हैं क्या? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, बाबा ने तो क्लियरली भू माफिया कहा है, भू माफिया। और कहा है संभल के इतने साल पहले के इंसिडेंट को भी कितने लोग मरे थे आपको याद है अनुराग जी? उसका री इन्वेस्टिगेशन होगा। क्लियरली बोला है वक्फ कुछ और नहीं, भू माफिया है, यानी लैंड ग्रैबर्स। भू माफिया इज इक्वल टू वक्फ, ये कहा है बाबा ने। अनुराग जी समाजवादी पार्टी क्या कहेगी? आप देखिए सुनिए, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बेबसी, लाचारी, आपसे मैं क्या सवाल कर रहा हूं? उनसे सीधा सवाल पूछा गया था लखीमपुर में, एक मिनट बोले, सवाल पूछा गया लखीमपुर में योगेश वर्मा को थप्पड़ मारने वाला आपके विधायक थे, कौन था? बताइए आप, कौन है जो वहां पे मौर्य की लाश वहां पे लेके उसके परिवार वाले बैठे रहे और उसकी बदतमीजी से बात की, उस व्यक्ति ने, वो कौन था? वो बताइए आप। आपसे पूछा जा रहा है कि आपका विधायक जो गुजर समाज से आता है कह रहा है कि यहाँ पे महिलाओं का सम्मान नहीं हो पा रहा है, गाय काटी जा रही है, अगर दूसरी सरकार होती तो मैं फुस भर देता। आपका विधायक कह रहा है ये मैं नहीं कर, आपसे पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है अमन गौतम जो किस बरादरी से आता है, जिसकी पुलिस कस्टडी मौत हो गई, आपके लोगों ने उनकी मदद, वहां पे कोई मदद तक नहीं की, किस बरादरी से आता है? आपसे पूछना चाहता है। और आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं, आपका एक वीडियो तो भेज देता हूं। नंदलाल पांडे जी से मेरी मुलाकात हुई एयरपोर्ट पे, वो रो रहे थे, आंखों में उनके आंसू थे। मैंने कहा कहां जा रहे हैं पांडे जी? बोले कि मैं तो दुबई में जाता हूं, 2.5 साल बाद लौट के आ पाता हूं, 1 महीने की छुट्टी मिलती है, और जब बच्चों को छोड़ के जाता हूं तो कलेजा सीने में आ जाता है रोते रोते, क्योंकि मैं 2-2 साल तक बच्चों से नहीं मिल पाता हूं। बस्ती के रहने वाले थे। उनकी बात सुन के मेरी आंखें भर आई, क्योंकि आपकी सरकार ने इस लायक उनको नहीं बनाया कि उनको नौकरी यहाँ पे मिल जाती। कारपेंटर की नौकरी करने के लिए इतने दूर जाते हैं समुद्र पार, बच्चों को छोड़ के, उस पे आप नहीं बोल पाते हैं। आप बात किस पे कर रहे हैं? 1952 पे
बात हो रही है 2024 में चर्चा कीजिए। हाँ तो 2024 पे करते हैं अनुराग जी, आपको 2024 पे करना है, आज की बात करते हैं, तो 2024 पे करते हैं, की 50 की बात करते हैं। ये विडंबना है। नहीं, तो आप मेरी बात बताइए सुधांशु जी, उसको रोजगार कैसे मिलेगा? ठीक है, आपका युवा पूछ रहा है, तो करो ना, बोलो ना अपने नेता को कि करे ना, सरकार के साथ तो आप करो ना। अच्छा ठीक है, सुधांशु जी वांट्स टू काउंटर, देन आई वांट टू आस्क। सतीश जी भी है मेरे साथ, सतीश जी आ रहा हूं। हाँ सुधांशु जी वांट्स टू काउंटर। सुधांशु बात पूरी हो जाए, अभी बात मुझे लगता है अनुराग भदौरिया का भी दिमाग नहीं रहता। नहीं, वो योगेश वर्मा जी के ऊपर नहीं बोल पाए, आशीष पटेल पे मैं बोलना चाहता हूं। और अरमान 30 सेकंड और दे दीजिए। अरे सब कुछ किसी का दिमाग, आप ही का दिमाग है। आशीष पटेल के पास दिमाग है कि नहीं? आशीष पटेल जी के पास दिमाग है कि नहीं, बता दीजिए। आप क्या कह रहे हैं? आशीष पटेल आपके जो सहयोगी मंत्री है, बता दीजिए दिमाग है कि नहीं उनके पास? ये बोलिए उनके पास भी दिमाग नहीं है। बोलिए वो जो बात कर रहे हैं सरकार के खिलाफ हल्ला बोले हुए हैं, या बोलिए गुजर जो सरकार के खिलाफ हल्ला बोले हुए, किसी में दिमाग नहीं है। मैंने हम बोल रहे हैं विपक्ष। क्या आपने ये सवाल तब किया था अनुराग भदौरिया? क्या ये सवाल आपने, देखिए सरकारें चलती हैं, रसोई में बर्तन होते हैं, खटपट होती है, आपने किया था जब आजम खान अखिलेश जी से पूछते थे? बात वो नहीं। नहीं अच्छा नहीं, रिलैक्स कीजिए। सुधांशु जी मैं क्लियरली आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए अनुराग जी का जवाब देना आप जानते हैं, इनसे पूछो कुछ, इनका एक रात पहले का रिकॉर्डेड मैसेज होता है, ये सिर्फ उसी पे बोलते हैं। सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर एक मेरा सवाल आपसे, सतीश जी को भी लाइए। अनुराग भदौरिया जी सुनिए, मैंने आपके दिमाग पे नहीं कहा था, मैंने कहा था आप भी एब्सेंट माइंडेड होकर बैठे हैं, दिमाग कहीं और लगा हुआ है। अरे भाई रत्नाकर त्रिपाठी जी ने पहला वाक्य बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बोला था। और भदौरिया जी आपको अगर दिमाग नहीं तो मैं बता दूं, बाबा साहब अंबेडकर जी की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई, तो आप चले गए 56 से पहले, मैंने 52 गिरा दिया, तो आप फड़फड़ाने लगे अपने स्टाइल में। तो दिमाग को डिबेट में रखा करिए, आए बाएं साएं में मत लगा दिया करिए, तब आप बेहतर ढंग से दिखाई पड़ेंगे। और रही बात इसकी जो आप अन्य लोगों की बात करते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो आपने कहा विदेश से गए, आपको पता है जो लोग विदेश से जा रहे हैं काम करने, वो कितना पैसा भारत में ला रहे हैं? फॉरेन रेमिटेंस में भारत दुनिया में नंबर 1 है। पिछले साल कितना फॉरेन रेमिटेंस आया पता है? पता है? नहीं पता होगा। $125 बिलियन आया है। और वो लोग जो कि अगर $125 बिलियन तब आया है जब उन्होंने अच्छी कमाई करके भारत भेजा है। ओके, दाल रोटी के लिए नहीं गए हैं। और एक और बात बता दूं, अब सिर्फ मिडिल ईस्ट के कंट्रीज से नहीं आ रहा है। इस बार रेमिटेंस का मेजर शेयर जो है वो डेवलप्ड इकोनॉमी जैसे अमेरिका, यूरोप और सिंगापुर से आया। मेरे भाई थोड़ा बहुत जानकारी ले लिया करो, तब आके बोला करो मेरे भाई। ऐसे आप एकदम आवेश में आके हिलने डुलने लगते हैं। डिबेट में कहां से किसने विषय पूछा था? प्रश्न तो ऐश्वर्य जी ने कुंभ पे पूछा था, वो भाग गए। मैं ये उम्मीद करता हूं सुधांशु जी बाबा साहब अंबेडकर के जमाने में 52 में, और विदेश से कितना पैसा आता आपको नहीं पता। इसीलिए मैं कहता हूं जी थोड़ा ध्यान इनसे गंभीरता से कुछ भी क्या डिबेट में बोला जा रहा है उसको अध्ययन करके तब बोला करिए। सुधांशु जी इनकी आदत है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाबा ने कहा सर्जरी एक बार होती है और होगी, और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है अर्नब, नहीं तो कैंसर बन जाता है। उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है और हो गया है। इस पे विपक्ष ने उठाया और इसको कहां कहां क्या क्या जोड़ा। सुधांशु जी, बाबा विजुअल्स। देखिए, बहुत हम साफ कहना चाहते हैं, इस देश में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो इस देश के लिए नासूर बन के बैठी हुई हैं। करप्शन है, क्रिमिनलाइजेशन है, कास्टिज्म है, कम्युनल पॉलिटिक्स है। इन सब के चीज़ों को जिस ढंग से देश में किया गया है, तो बहुत सारी सर्जरी की आवश्यकता है। मुझे नहीं समझ में आता इसमें किसको कौन सी समस्या नजर आ रही है। और बहुत सी सर्जरी हुई भी है, केंद्र सरकार ने भी की है और प्रदेश के भी लोगों ने किया है। तो इस समय अगर आप देखिए देश की अर्थव्यवस्था से लेकर उत्तर प्रदेश की स्थिति में कितना भारी बदलाव आया है। आज आप बताइए, ये लोग अभी बदनाम करने में लगे रहते थे, कोई ये कहेगा कि कुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितना लाभ मिलने वाला है? एक एस्टीमेट है क्या कोई कि कितने लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमी में होगा? इकोनॉमी आज बताता हूं, इसी वर्ष इसी वर्ष उत्तर प्रदेश में ये पहला, 1 मिनट में, पहला वर्ष है ये दोनों लोगों को कान खोल के सुनना चाहिए। आज तक भारत में किसी एक स्थान पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते थे तो वो आगरा का ताजमहल था, मगर पहली बार ऐसा हुआ है कि अयोध्या में उससे ज्यादा टूरिस्ट गए हैं। 1 करोड़ 80 लाख टूरिस्ट गए हैं अयोध्या में और 1 करोड़ 40 लाख या 50 लाख के लगभग गए आगरा में। तो आगरा में तो कहते थे बड़ी इकोनॉमी डेवलप हो रही है टूरिज्म से, मगर उससे ज्यादा लोग अगर अयोध्या में आ रहे हैं तो टूरिज्म से इकोनॉमी डेवलप नहीं हो रही, उससे सांप्रदायिकता डेवलप हो रही है। ये जो इन लोगों की बुद्धि है,
भदौरिया जी, इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों का दिमाग कहां रहता है और आप लोगों की हकीकत कहां रहती है। इन बातों की जानकारी लेके ईमानदारी से बोलिए ना कि प्रदेश के विकास में किन किन चीजों का योगदान हो रहा है। अब अगर आप देखा जाए तो किसी जमाने में वो कैंसर की तरह नजर आता था, समस्या का केंद्र था, आज समृद्धि का केंद्र बन के उभरा है, आज समाज में समरसता का केंद्र बन के उभरा है, आज सद्भावना का केंद्र बन के उभरा है और आज सांस्कृतिक गौरव का केंद्र बन के उभरा है। अब ये अगर नहीं समझ में आता तो आपकी बुद्धि की बलिहारी है।